ओके जी, सॉरी फॉर दैट। वो वीडियो जो है ना वो स्टैंड थोड़ा सा गिर गया था, इस वजह से। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये बताया था कि मसल्स के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है, ठीक है, और सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसका क्या काम है? 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम अंदर। इसका क्या काम था कि सोडियम को अंदर और कैल्शियम को बाहर था। मतलब जो सोडियम था उसको अंदर लेके आ रहा है, जबकि कैल्शियम को जो था ना वो बाहर लेके आ रहा है। ये कहानी थी, असल में यही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जो भी देंगे ना, जो भी डाइजॉक्सिन देंगे उसके ऊपर क्या करना है, पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ। इनहिबिशन ऑफ द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, मतलब ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है ना, इसको यहाँ से ब्लॉक कर देना। नतीजा क्या होगा? हमारा सोडियम अंदर का अंदर रह जाएगा, पोटाशियम बाहर का बाहर। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ ना, जब ये ब्लॉक मैं कर दूँ यहाँ से यूँ करके, सही है, तो ये ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो सोडियम 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 जो एक्सेस हो गया, ठीक है। अब जो ही ये ब्लॉक हुआ, इनहिबिशन हुआ, तो हमारे पास इनहिबिशन सोडियम पोटाशियम इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सोडियम, सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ड्राइविंग फोर्स जो है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज बाय एक्सचेंजर होगा। तो जब ये सोडियम अंदर होगा, ये क्या करेगा? ये करेगा, तुम एक्सचेंजर के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, ये जाके ना इसको करेगा, तुम दफ़ा हो जाए यहाँ से, बंद करो अपना ये दरवाज़ा। ये यहाँ पे ये जो है ना आने जाने वाली बंद करवा देगा। अब क्या होगा? यहाँ से जो बाहर से सोडियम अंदर आ रहा था, इसका दूसरा दोस्त, उसको वो कहेगा तुम अंदर नहीं आ सकते, ये मेरा घर है सारे का सारा। अब जो अंदर कैल्शियम पड़ा हुआ है ना, ये इसके साथ जो है ना वो यूँ कहने की शादी कर लेगा। सोडियम और कैल्शियम की जो है ना वो अंदर शादी हो जाएगी। याद करने के लिए निमोनिक, फ़नी सा निमोनिक है, ठीक है। मैंने इसी तरह याद किया था। अब सोडियम भी अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुसलसल कैल्शियम आ रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम हमें बाहर निकालना था ताकि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। इंटरसेलुलर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सचेंजर हमारे पास क्लोज है। तो क्या होगा? NCX मतलब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो होता है ना, वो क्या करेगा? वो हमारे पास आ जाएगा। इस यहाँ पे जो इंटरसेलुलर कैल्शियम स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक अपॉन इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स। कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम जहाँ भी होगा ना, आपने वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी से रिलेटेड, जितना ज़्यादा कैल्शियम उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा हो गया, सोडियम तो ज़्यादा था ही, कैल्शियम भी बढ़ना शुरू हो गया। जो जो कैल्शियम बढ़ता जाएगा वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। और अदर में ये इस तरह जो है ना वो डाइजॉक्सिन डिजिटैलिस वाली जो ड्रग्स है ना, वो अपना वर्क करती हैं। सिंपल सा मैथड है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या होगा? अदर मैकेनिज्म वो कह रहा है डिजिटैलिस हैज़ बीन प्रपोज्ड हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि ये वाला जो है ना वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप और जो एक्सचेंजर वाला वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात ये होगी, कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना ज़्यादा स्टोर, उतना ज़्यादा कैल्शियम जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल, दैट्स हाउ ग्लाइकोसाइड्स वर्क। सही है। एंड पे आपने जो है ना वो रिजल्ट यूँ करके लिख देंगे ना एग्जामिनर को बड़ा था करके, तो आपको अच्छी इंप्रेशन पड़ेगा। आप कह देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा? कैल्शियम की अमाउंट मुसलसल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसकी वजह से क्या होगा? स्टोर हमारे पास बढ़ गया। जितना ज़्यादा स्टोर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी कार्डिक मसल की, ठीक है। कार्डिक मसल की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो क्या होगा? हमारा उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट आएगा। दैट्स हाउ ग्लाइकोसाइड्स वर्क। इन सिंपल अगर वो 4 लाइनों में बताऊँ ना, रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या हो गया? कार्डिक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? परफ्यूजन टू किडनी प्लस हार्ट, ठीक है। मतलब किडनी की तरफ भी और हार्ट की तरफ भी जो है ना वो ब्लड की परफ्यूजन इंक्रीज़ होगी अच्छी तरह, सुकून से। जो है ना वो अब उसको मिल गया खून, किडनी को भी हार्ट को भी, जिसकी वजह से हमारे पास जो किडनी के अंदर से वेजो कंस्ट्रिक्शन रेनन वगैरह रिलीज़ हो रहे थे, वो भी बंद हो गए। किडनी ने कहा हाँ भाई अब मैं सुकून में हूँ, उसने अपना रेनन बंद किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन थी ना वेसल्स की, वो भी कम होना शुरू हो गई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो भी दिल की तरफ बढ़ा हुआ खून था ना, प्री लोड जिसे हम कह रहे थे, जो दिल की तरफ खून आ रहा था, वो भी थोड़ा जो है ना वो नॉर्मलाइज हो गया या डिक्रीज़ कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अब वो नॉर्मलाइज हुआ तो हमारे पास जो है ना वो दिल को भी सुकून से मिला, तो दिल आराम आराम से फैलेगा, आराम आराम से कॉन्टैक्ट करेगा, यूँ फैलेगा यूँ कॉन्टैक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हार्ट जो होता है ना वो इलॉन्गेटेड जो हुआ था ना, ठीक है। मतलब कि वो ज़्यादा जो है ना वो ब्लड था, लेकिन वो कार्डिक आउटपुट आगे से कम जा रही थी। तो क्या था? हमारे पास हार्ट इलॉन्गेट था, वो इलॉन्गेटेड हार्ट जो है ना वो दोबारा नॉर्मलाइज सुकून में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो भी इलॉन्गेटेड जो था ना हार्ट, या कार्डियोमेगैली हुई हुई थी हार्ट को, वो जो है ना वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। क्यों? प्रीलोड कम हुआ और आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होगी, तो दिल से ज़्यादा खून जा रहा है और कम आ रहा है। तो मतलब एक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर हम आगे सारी सारी कहानी, और ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये मैकेनिकल है, वो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज वेंटिकुलर इजेक्शन, वेंटिकल से ज़्यादा ब्लड निकल रहा है।
डिक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक हो गया, मतलब जो ब्लड रिटेन कर रहा था ज़्यादा खून पहले, उसको भी वो जो है ना वो, यार इसको फोकस क्यों नहीं हो रहा, इसको भी जो है ना वो तो थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, दिल से ज़्यादा खून निकल रहा है। रीनल परफ्यूजन इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से रेनल वगैरह भी निकलना कम हो गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कम हो गई, प्री लोड कम हो गया, तो रीनल रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, रिड्यूस हार्ट रेट हो गया, प्री लोड हो गया, आफ्टर लोड, सारे मैंने बता दिए। तो ये मैकेनिकल था। अभी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एफर्ट जो एक्टिविटीज़ क्या होती है, देखो आपने ECG तो पढ़ी हुई है ना, अब बच्चे को जो है ना वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिंगर टिप्स भी होगी। हमारे पास होते P वेव, QRS और ये T वेव। इसी तरह होता है P वेव, QRS कम्प्लेक्स और ये T वेव, ठीक है। P वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उसको करती है, ठीक है। QRS जो कम्प्लेक्स था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वेंट्रिकल की जो थे ना वो कॉन्ट्रैक्शन को, जबकि जो T वेव है ना वो वेंट्रिकल की जो थे ना वो रिलैक्सेशन करवा देती है। ऐसी है, ये हार्ट है ना, ठीक है, ये एट्रिया, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे पास P वेव, ठीक है, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से QRS कम्प्लेक्स, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे तो हमारे पास T वेव आएगी, यही बात है, ठीक है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, दिल की कॉन्ट्रैक्शन, दिल जो है ना वो पागल हो गया, मैं कहता हूँ कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन हद से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो हमारे पास क्या होगा, जो कैरोटिड और एयोटिक साइनसेस है ना वो क्या करेंगे, उनकी फायरिंग इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे पास सिंपथेटिक जो होता है ना, पैरासिम्पथेटिक सॉरी रिस्पॉन्स, वो इंक्रीज होगा, वो कहेगा ओ इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो अपनी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ाना शुरू कर देगी। कैरोटिड और एयोटिक साइनस का काम है, बैरोरिसेप्टर है ना, अगर कम हो तो ये अपनी जो है ना वो ब्लड प्रेशर कम हो तो अपनी फायरिंग को बढ़ा के ना ये क्या करते हैं, पैरासिम्पथेटिक जो होता है ना वो स्टिमुलेशन करवा देते हैं। मैं कह सकता हूँ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेशन हुई किस चीज़ की, जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक है ना सिस्टम, उसकी एक्टिवेशन हुई, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेगस नर्व है ना जो दिल को सुकून दिलाती है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक नर्व भी इसका दूसरा नाम है, तो वो करेगी। अब यूँ ही दिल को सुकून होगा, दिल क्या करेगा, पहले यूँ कर रहा था अब यूँ करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा वक्त लेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ज़्यादा वक्त लेगा, ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन है ना तो मतलब आलमोस्ट ये सो ही जाएगी, याद करने के लिए T वेव ऑलमोस्ट आपने कहना है सो जानी है बस, तो क्या करना है, मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे पास ये जो PR जो है ना ये वाला, पहले कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा थी तो ये छोटा था, यूँ ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी तो इसने ज़्यादा वक्त लिया, तो मैं कह सकता हूँ PR इंटरवल जो होता है ना वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक है। और जो हमारे पास T वेव है वो आलमोस्ट सो जाएगी, मतलब मैं कह सकता हूँ T वेव जो होता है ना वो हमारे पास क्या होगी, फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, ये यूँ आ रही थी ना T वेव तो यूँ आ जाएगी, जिस तरह बंदा मर नहीं जाता है तो टू, जो बिल्कुल वही आपकी फीलिंग आएगी ये। तो इससे नतीजा क्या निकला हमारे पास जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना, जिसके अंदर वो सारे के सारे एक नई इम्पल्स नहीं आ सकती, वो पीरियड जिसके अंदर एक नई इम्पल्स नहीं आ सकती, पुरानी वाली जो है ना वो अपनी इख्तितामी हदूद के अंदर होती है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, सुकून का पीरियड है, वो भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ इंक्रीज हुई, सुकून का लेवल जो ही इंक्रीज हुआ तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड भी एक सुकून का ही अमल है इन शॉर्ट वे में। तो हम ये सारे कहते जिसमें कोई और जो है ना इम्पल्स ना आए उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड, तो वो भी इंक्रीज होगा। अब जो होता है ना ये तो था सर हमारा एट्रिया के ऊपर, ठीक है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो गया, और जो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन T वेव। अगर मैं कहूँ कि आपको पूछ लें वो एक्शन ऑन वेंट्रिकल, ठीक है, मतलब अभी तो हमने वो QRS कम्प्लेक्स के ऊपर है ना, एक्शन ऑन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना वो, तो बुक में उसने जो है ना वो 3 बातें लिखी, आपने भी ये 3 बातें जो है ना वो अपनी तवीज़ बना के रख लेनी है, मतलब कि हमारे पास वेंट्रिकल के ऊपर एक्शन है शॉर्ट, जो हमारे पास आता है QT इंटरवल, ठीक है, हम ये अभी डायग्राम के अंदर देखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास T वेव है ना, पहले सुकून में थी, अब वो क्या होगी, इन्वर्जन हो जाएगी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा सुकून भी जो है ना उसको उल्टा देगा, ठीक है।